नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पीसी सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग विक्टोरिया का प्रखर एमसीक्यू बैच का 1 से 15 अगस्त के करंट अफेयर्स में देखेंगे, जिसमें टोटल 100 प्रश्न इस महीने का देख लेंगे। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि असत्य कथन को चुने। तो जो असत्य कथन होगा इसमें से कोई भी असत्य कथन नहीं है दोस्तों। कह रहा है कि स्टैचू ऑफ वेल्लोर का उद्घाटन जोरहाट में किया गया, जो कि सही है। स्टैचू ऑफ वेल्लोर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो असम के जोरहाट में। और इसे मूर्तिकार राम बनजी सुतार द्वारा बनाया गया था। किनके द्वारा बनाया गया था? तो राम बनजी सुतार द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है माणिकराव खानविलकर को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो माणिकराव खानविलकर को। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने हाल ही में अवसर की घोषणा नामक पहल की शुरुआत की है। यह निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कि भूतुल्यकालिक जियोसिंक्रोनस कक्षा में उपग्रह के स्वामित्व, स्थापना और संचालन के लिए उपलब्ध है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस ने हाल ही में अवसर की घोषणा नामक पहल की शुरुआत की है। तो भू तुल्यकालिक कक्षा में उपग्रह के स्वामित्व, स्थापना और संचालन के लिए उपलब्ध है। सत्य कथन के बारे में चुनने कह रहा है। तो इसमें से सत्य कथन दोनों हैं कि हाल ही में भारत को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो भारत को किसका उपाध्यक्ष चुना गया है? तो आपूर्ति श्रृंखला परिषद का। और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी समझौते के तहत 3 आपूर्ति श्रृंखला निकायों की स्थापना की है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी समझौते के तहत 3 आपूर्ति श्रृंखला निकायों की स्थापना की है। हाल के समाचार पत्रों में चर्चा में खबरों पर विचार करें। हाल के समाचार पत्रों पर चर्चा में खबरों पर विचार करें कि कौन सा कथन असत्य है, इसकी बात कहने का रहा। तो इसमें से जो असत्य होगा वो दूसरा, बाकी पहला सही है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लंबे समय से लंबित विवादों को हल करने के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला विशेष लोक अदालत अभियान शुरू किया है। तो लोक अदालत अभियान चालू किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। इस पहल में सर्वोच्च न्यायालय की पहली 10 पीठें शामिल हैं। तो पहली 10 पीठें नहीं बल्कि 7 पीठें शामिल हैं। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ सांस्कृतिक कलाकृतियों की अवैध तस्करी से निपटने तथा पूरा वस्तुओं को उनके मूल स्थान पर वापस लौटाने को सुनिश्चित करने के लिए पहली बार सांस्कृतिक संपदा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं USA ने। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ सांस्कृतिक कलाकृतियों की अवैध तस्करी से निपटने तथा पूरा वस्तुओं को उनके मूल स्थान पर वापस लौटाने को सुनिश्चित करने के लिए पहली बार सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? USA ने। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से असत्य कथन जो देखिए वो कोई नहीं असत्य कथन है। दोनों का दोनों क्या है? सत्य कथन है दोस्तों। 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के लिए तरलीकृत और प्राकृतिक गैस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया। तो 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। तरलीकृत प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कतर है। तो तरलीकृत प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन है? कतर है। प्रत्येक वर्ष विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? तब वो मनाया जाता है 31 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 जुलाई को। 21 से 27 जुलाई 2024 के बीच दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तब वो आयोजित किया गया वियंतियाने लाओस में। कहाँ आयोजित किया गया? तो वियंतियाने लाओस में 21 से 27 जुलाई
2023-2024 के बीच दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र के संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो वियंताने लाओस में किया गया। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के संबंध में सत्य कथन कौन है? तो इसमें से अगर सत्य कथन पूछा जाए, इसमें सत्य नहीं, इसमें असत्य कथन पूछ रहा है। तो जो इसमें से असत्य कथन होगा कोई नहीं है, दोनों आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय से संबंधित सत्य कथन ही है। पहला कह रहा है कि प्रत्येक 2 अगस्त को आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय की जयंती के रूप में मनाया गया। तो प्रत्येक 2 वर्ष को आचार्य प्रफुल्ल चंद्र की जयंती के रूप में मनाया गया। उन्हें भारतीय रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को भारतीय रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। खान मंत्रालय ने हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में खनिज उत्पादन के आंकड़े प्रकाशित किए हैं। हिस्सेदारी के अनुसार खनिज उत्पादन में राज्य का क्रम कौन सा है? तो वो राज्य का क्रम है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान। खान मंत्रालय ने हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में खनिज उत्पादन के आंकड़े प्रकाशित किए हैं। हिस्सेदारी के अनुसार खनिज उत्पादन में राज्य का क्रम कौन सा है? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। देखिए, अल्मुनिया अगर उत्पादक देश के बारे में बात किया जाए, अल्मुनियम उत्पादक के लिए बात किया जाए तो चीन जो होगा प्रथम स्थान पे और भारत दूसरा स्थान पे होगा। किसमें? अल्मुनियम में। लेकिन अगर चूना पत्थर की बात किया जाए, इसमें चूना पत्थर में, तो चूना पत्थर की अगर बात किया जाए तो भारत इसमें चूना पत्थर में भारत का स्थान कितना है? तो तीसरा है। और लोहा उत्पादक के बारे में बात किया जाए तो लोहा उत्पादक और चूना पत्थर में पहला स्थान पे चीन होगा, पहला स्थान पे चीन और तीसरा स्थान पे भारत। चूना पत्थर में पहला स्थान पे चीन, तीसरा स्थान पे भारत। और लोहा के उत्पादन में देखा जाए तो प्रथम स्थान पे कौन होगा? तो ऑस्ट्रेलिया होगा। कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। और चौथा स्थान पे कौन होगा? चौथा स्थान पे भारत होगा। चौथा स्थान पे भारत, प्रथम स्थान में लोहा में तो ऑस्ट्रेलिया। अगर यही हम लोग बात करें पहले एक उड़ीसा से रिलेटेड याद रख लीजिए। तो उड़ीसा जो है प्रथम उत्पादक राज्य है। उड़ीसा प्रथम उत्पादक राज्य है किस चीज का? अल्मुनियम का। और प्रथम उत्पादक राज्य है लौह अयस्क का। तो उड़ीसा जो है लौह अयस्क का सबसे प्रथम उत्पादक है और अल्मुनियम का भी है। और अगर राजस्थान के बारे में कहें तो राजस्थान याद रखिएगा चूना पत्थर में प्रथम उत्पादन करता है। तरंग शक्ति अभ्यास का सबसे बड़ा बहुपक्षीय हवाई अभ्यास था। तो वो क्या था? तो ये सही बात है कि तरंग शक्ति जो है अभ्यास जो भारत का सबसे बड़ा बहुपक्षीय हवाई अभ्यास था। दूसरा देख लीजिए कि इसका आयोजन भारत के तीनों सेनाओं ने किया था, जो कि गलत है। तीनों सेनाओं ने नहीं, सिर्फ वायु सेना ने किया था। तो इसका आयोजन भारत के तीनों सेनाओं ने नहीं बल्कि वायु सेना ने किया था। यह अभ्यास 3 चरणों में आयोजित किया गया था। ये भी गलत है। 3 चरणों में नहीं बल्कि 2 चरणों में किया गया। यह अभ्यास 3 चरणों में नहीं बल्कि 2 चरणों में किया गया था। दूसरा चरण बता रहा है कि 1 से 14 अगस्त, ये गलत कह रहा है। देखिए, पहला चरण जो था वो था 6 से 14 अगस्त, ठीक है, 6 से 14 अगस्त था। और दूसरा चरण जो था, दूसरा चरण के बारे में जिक्र नहीं है। देखिए, 6 से 14 अगस्त जो पहला चरण हुआ था वो हुआ था तमिलनाडु में। और दूसरा चरण यहाँ पे याद रख लीजिएगा 1 से 14 अगस्त, नहीं ये गलत है, ये तो गलत था ही। तो इसमें क्या? और राजस्थान में नहीं बल्कि तमिलनाडु में ही हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारत के तुअर दाल का निर्यात पुनः से शुरू हुआ। तो वो कहाँ से शुरू हुआ? तो वो हुआ है मोजाम्बिक से। मोजाम्बिक में एक बंदरगाह है। कहाँ? मोजाम्बिक में कौन सा बंदरगाह है? तो नकाला बंदरगाह, नकाला नकाला बंदरगाह से हुआ है। हाल ही में किस देश ने भारत को तुअर दाल का निर्यात पुनः शुरू किया है? तो मोजाम्बिक ने। अगस्त 2024 में थाईलैंड का संवैधानिक अदालत द्वारा नैतिकता का उल्लंघन, कोड ऑफ एथिक्स करने के आरोप में किस देश के प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा दिया गया? तब वो थाईलैंड है। अगस्त 2024 में थाईलैंड के संवैधानिक अदालत द्वारा नैतिकता का उल्लंघन करने के आरोप में किस देश के प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया? तो थाईलैंड। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द अब्राहम अकॉर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किन देशों से है?
तो वो हाँ अच्छा, एक चीज़ और 14 नंबर में मैंने कुछ छोड़ दिया है, मैंने बताया तो असली सही है। देखिए ये जो थाईलैंड देख रहे हैं ना, तो थाईलैंड के वर्तमान पीएम का आपको नाम बताना है। इनका नाम है पैंटो गर्टान। क्या नाम है? पैंटो गर्टान सिनावात्रा। सिनावात्रा, ठीक है। 15, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द अब्राहम अकॉर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किन देशों से है? तो वो किन देशों से है दोस्तों? तो वो है इजराइल और ईरान, ईरान से है। तो अब्राहम अकॉर्ड किससे संबंधित है? तो इजराइल और ईरान से संबंधित है। अगला संबंध बताना है कि असत्य कथन को चुनने कह रहा है। तो जो असत्य कथन है इसमें से सारे के सारे क्या हैं? असत्य ही हैं। कह रहा है कि भारत के पहले जीआई टैग प्राप्त अंजीर के जूस की पहली वाणिज्य खेप यूएस में निर्यात की गई। तो यूएस में नहीं बल्कि पोलैंड में निर्यात की गई। कहाँ? पोलैंड में। तो भारत के पहले जीआई टैग प्राप्त अंजीर के जूस की पहली वाणिज्य खेप पोलैंड में निर्यात की गई। भारत में जीआई टैग देने का अधिकार भौगोलिक संकेतक संशोधित अधिनियम 2023 के तहत दिया जाता है। तो ये 2023 के तहत नहीं बल्कि 1999 के तहत दिया जाता है। भारत में जीआई टैग देने का अधिकार भौगोलिक संकेतक संशोधित अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के लिए कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में सम्मान दिया गया है? तब वो दिया गया है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के लिए कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में सम्मान दिया गया है? न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। सत्य कथन कि प्रथम बीमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार करें। तो निम्न तथ्यों पर विचार करिएगा। तो 2 और 3 सही है और पहला गलत है। प्रथम बीमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन के संबंध में दिए गए तथ्यों पर विचार करें। 6 से 10 अगस्त 2023 तक मुंबई में प्रथम बीमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये गलत है। ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है। तो प्रथम बीमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन 6 से 10 अगस्त 2024 तक प्रथम बीमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। ठीक है। इस सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। तो ये भी सही है कि प्रथम बीमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। और इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित थे। तो इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित थे। ठीक है। अब उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं इसके बारे में सवाल पूछ रहा है। तो ये इसका सवाल का जवाब दीजिए। इसमें कोई भी सत्य नहीं है दोस्तों, दोनों का दोनों गलत है। कह रहा है कि इस वर्ष भारत ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो ये 78वां स्वतंत्र जिसका थीम भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका है, ये दोस्तों गलत है। एक्चुअली भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका ये गणतंत्र दिवस का 26 जनवरी का थीम था। और 78वां स्वतंत्रता दिवस का थीम है कि विकसित भारत विकसित। स्वतंत्रता दिवस का थीम है कि विकसित भारत एट द रेट 2047। ठीक है। इस अवसर पर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी का पहला पुरस्कार दिया गया। तो ये पुरस्कार बिहार शिक्षा परियोजना के नहीं बल्कि सॉरी, इस अवसर पर भारत, इसमें भारत के बारे में नहीं है, ये एक्चुअली बिहार सरकार ने दिया था। इसमें कहीं भारत सरकार के बारे में जिक्र किया हुआ था। ठीक है। एनीवे ये याद रखिएगा इतना। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो जो गलत है वो ये वाला गलत है, बाकी सब क्या है? सही है।
कह रहा है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1960 के तहत रत्नागिरी में जियोग्लिफिक और पेट्रोग्लिफ को संरक्षित स्मारक घोषित किया। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1960 के तहत रत्नागिरी में जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ को संरक्षित स्मारक घोषित किया। भारतीय विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने नेपाल के मुनाल उपग्रह को लॉन्च करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो भारतीय विदेश मंत्रालय MEA और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने नेपाल के मुनाल उपग्रह को लॉन्च करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और ये वाला गलत कह रहा है कि बिहार सरकार नहीं बल्कि राजस्थान सरकार द्वारा शहीद अग्निवीरों के परिवार के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा की गई है। तो बिहार सरकार द्वारा शहीद अग्निवीरों के परिवार के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 जारी किया गया। इससे संबंधित तथ्यों में कौन सा तथ्य सही है? तो इसमें जो तथ्य सही होगा दोस्तों वो सी होगा कि 3 सही हैं, चौथा गलत है। कह रहा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में मैनेजमेंट कैटेगरी में IIM अहमदाबाद शीर्ष स्थान पर है। मैनेजमेंट कैटेगरी में IIM अहमदाबाद, इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT मद्रास, रिसर्च कैटेगरी में IISc बेंगलुरु और ओवरऑल कैटेगरी में IIT दिल्ली नहीं बल्कि IIT मद्रास। तो ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास और IIT मद्रास इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी, रिसर्च कैटेगरी में IISc बेंगलुरु और मैनेजमेंट कैटेगरी में अहमदाबाद। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा अपने राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति योजना की शुरुआत की है? तब वो किया है हिमाचल प्रदेश। और यहाँ के हिमाचल प्रदेश के CM हैं सुखबिंदर सिंह संधू, सुखबिंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा अपने राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति योजना की शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किन अभ्यारण्यों को हाल ही में मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया है इन दोनों को, इसको नहीं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को नहीं बल्कि आदि चुंचनी नगर अभ्यारण्य कर्नाटक, आदि चुंचनी नगर अभ्यारण्य कर्नाटक और चुल्लू अभ्यारण्य केरला, चुल्लू नुआर अभ्यारण्य केरला। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करके आप लोग को सही कथन के बारे में बताइए। तो 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है कि 1 से 7 अगस्त 2024 तक विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त 2024 तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। ये पॉइंट सही है, बाकी सारा का सारा पॉइंट गलत है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश नहीं, यहाँ पे मध्य प्रदेश के प्रयागराज में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन किया। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रजनन दर में कमी को देखते हुए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों के मानदंड को खत्म करने की घोषणा की है। तो ये वाला सही है, ठीक है। ये क्या है? सही है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रजनन दर को कमी को देखते हुए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों के मानदंड को खत्म करने की घोषणा की है। अब गलत कथन आप लोग को बताना है, तो इसमें से गलत कथन कौन है? कोई भी गलत कथन नहीं है, दोनों ही क्या है? सही है। दोनों क्या है? सही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल फसलों की 109 किस्में जारी की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में उच्च उपज देने वाली और जलवायु अनुकूल फसलों की 109 किस्में जारी की है। इस दौरान उन्होंने नारियल की 2 किस्मों कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी को भी लॉन्च किया है। तो इस दौरान उन्होंने नारियल की 2 किस्मों कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी को भी लॉन्च किया है।
अब बताना है आप लोग को सही कथन, ठीक है। इसमें से बताइए कि सही कथन कौन सा है। तो इसमें से सारे के सारे कथन सही हैं कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत भारत के 8 राज्यों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एशियाई विकास बैंक ने $200 मिलियन ऋण देने की घोषणा की। तो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत भारत के 8 राज्यों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एशियाई विकास बैंक ने $200 मिलियन ऋण देने की घोषणा की। भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $500 मिलियन का ऋण समझौता किया है। भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $500 मिलियन का ऋण समझौता किया है। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी मिशन 4 के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। उनमें से शामिल है, तो उनमें से कौन सा शामिल है दोस्तों? तो उनमें से जो शामिल होगा वो होगा विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। भारत द्वारा अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के लिए आगामी एक्जियम 4 मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। वो कौन है? उनमें से शामिल है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। अब आप लोग को बताना है सही कथन। तो सही कथन क्या होगा? इसमें से 3 कथन सही होगा, ठीक है। इसमें से 3 कथन सही होगा, चौथा गलती से दे दिया, ठीक है, इसमें सही नहीं होगा। स्पेस एक्स सॉरी हाँ स्पेस एक्स द्वारा पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए फ्रेम सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, ये अवसर बताता हूँ, एक सेकंड। यहाँ से यहाँ तक क्या है? पहला है, ठीक है। ये वाला दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, तो ये इसमें से तीनों ही कथन सही है। तो स्पेस एक्स द्वारा पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए फ्रेम अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है, तो बिल्कुल सही है कि स्पेस एक्स जो है पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए फ्रेम अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है। चीन ने अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स के स्टारलिंक उपग्रह को टक्कर देने के लिए तारामंडल के पहले सैटेलाइट का लॉन्च किया है। तो ये भी बात क्या है? बिल्कुल सही है कि चीन के अमेरिकी कंपनी स्पेस के स्टारलिंक उपग्रह को टक्कर देने के लिए तारामंडल के पहले सैटेलाइट का लॉन्च किया है। फिर चीन ने थाईजेंड सेल्स योजना के पहले चरण में एक साथ 18 उपग्रह लॉन्च किया है। थाईजेंड सेल्स योजना के पहले चरण में 18 उपग्रह लॉन्च किया है। 30 जुलाई से 1 अगस्त तक किस देश के प्रधानमंत्री भारत के 3 दिवसीय की राजकीय यात्रा पर थे? तब वो थे कौन? वियतनाम। 30 जुलाई से 1 अगस्त तक किस देश के प्रधानमंत्री भारत के 3 दिवसीय की राजकीय यात्रा पर थे? वियतनाम। आप लोग बताइए कि वियतनाम के पीएम कौन है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तब वो किए हैं न्यूजीलैंड, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने न्यूजीलैंड के साथ द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। असत्य कथन बताना है किसके बारे में? तो भारत में महिला एवं पुरुष 2023 रिपोर्ट जारी की गई है, उसके बारे में महिला एवं पुरुष 2023 रिपोर्ट में असत्य कथन के बारे में बताना है। तो इसमें कोई भी असत्य कथन नहीं है। कह रहा है कि ये रिपोर्ट का 25वां संस्करण था और केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने तैयार किया है। तो इसे केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने तैयार किया है। फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन का संस्करण 2.0 के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करके असत्य कथन बताना है। तो इसमें से कोई भी असत्य कथन नहीं है दोस्तों कि फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन का संस्करण 2.0 के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। तो इसमें से कोई भी असत्य कथन क्या है? नहीं है। इसमें से कोई भी असत्य कथन
नहीं है दोस्तों, मतलब इसमें से दोनों ही सत्य कथन है। फ्लड वॉच इंडिया, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। केंद्रीय जल आयोग CWC यानी सेंट्रल वाटर कमीशन ने इस मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किया। तो केंद्रीय जल आयोग CWC ने इस मोबाइल एप्लीकेशन को क्या किया है, तो विकसित किया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में बताइए। तो सारे के सारे कथन सच है कि DRDO ने स्वदेश निर्मित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो DRDO ने स्वदेश निर्मित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। DRDO ने Su-30 Mk-1 प्लेटफॉर्म से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का पहला सफल परीक्षण किया है। DRDO ने Su-30 Mk-1 प्लेटफॉर्म से लंबी दूरी के लिए ग्लाइड बम गौरव का पहला सफल परीक्षण किया है। हाल ही में जियो पारसी योजना पोर्टल निम्नलिखित में से किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो किरण रिजिजू के द्वारा। हाल ही में जियो पारसी योजना पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो किरण रिजिजू के द्वारा। अब सत्य कथन पूछ रहा है, तीनों ही कथन सत्य है कि जापोरिजिया यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। जापोरिजिया यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह दक्षिण एवं पूर्व में नीपर नदी के तट पर स्थित है। तट पर स्थित है। यह दक्षिण पूर्व यूक्रेन में नीपर नदी के पूर्वी तट पर स्थित है और यह वर्तमान में रूस के नियंत्रण में है। वर्तमान में रूस के नियंत्रण में है। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2024 डिसेंट वर्क ब्राइटर फ्यूचर शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है? तब वो प्रकाशित की है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना 1919 में हुआ। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और महानिदेशक गिलवर्ट होंगबो, ठीक है, ये थे। अगला प्रश्न अगला प्रश्न में कह रहा है कि बिहार के किस जिले में मधुमेह रोगी औषधि जड़ी बूटी गुरमार यानी जिमेमा सिल्वेस्ट्रे ने खोज की है? तब वो खोज किया है गया में। कहाँ खोज किया है, तो गया में। तो बिहार के किस जिले में मधुमेह रोगी औषधीय मधुमेह रोधी औषधीय जड़ी बूटी गुरमार जिम्नेवा सिल्वेस्ट की खोज की है? तो गया में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ अपनी बंद सीमा को फिर से खोलने के लिए सहमत हुआ है? तब वो देश कौन था? जाम्बिया है। कौन सा देश? जाम्बिया देश है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ अपनी बंद सीमा को फिर से खोलने के लिए सहमत हुआ है? तो वो देश कौन है? तो जाम्बिया देश है। वो देश कौन सा है? जाम्बिया। अडू रिक्लेमेशन एंड शोर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट और अडू डेटोर लिंक ब्रिज प्रोजेक्ट का उद्घाटन भारत के विदेश मंत्री के द्वारा निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? तब वो देश था मालदीव। अड्डू अड्डू क्या कर रहा है? अड्डू रिक्लेमेशन एंड शोर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट और अड्डू डेटोर लिंक ब्रिज प्रोजेक्ट का उद्घाटन भारत के विदेश मंत्री के द्वारा मालदीव देश में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? मालदीव देश में किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेंट मार्टिन आइलैंड हाल के समाचार पत्रों में चर्चा में था। यह आइलैंड निम्नलिखित में से किस देश के अधिकार क्षेत्र में है? तो यह किस देश के अधिकार क्षेत्र में है, ये आप लोग को बताना है। सेंट मार्टिन आइलैंड के बारे में कहा जा रहा है। तो सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश के कब्जे में है। किसके कब्जे में? सेंट मार्टिन आइलैंड तो बांग्लादेश के कब्जे में है। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान ने निम्नलिखित में से किस पेड़ में कोले रोग यानी फ्रूट रूट डिजीज को नियंत्रित करने के लिए एक एडवाइजरी जारी किया है? तो वो कौन सुपारी के लिए ना, सुपारी के लिए ये हो जाएगा, सुपारी के लिए। और सुपारी कर्नाटक राज्य सबसे इसमें उत्पादन करने में प्रथम है, ठीक है। तो हाल ही में केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान
ने निम्नलिखित में से किस पेड़ में लगे कोले रोग यानी फ्रूट रूट डिजीज को नियंत्रित करने के लिए एक एडवाइजरी जारी किए है? तो सुपारी के लिए। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किनको तिमोरे लिस्ते के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोरे लिस्ते से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है हाल ही में, वो किनको किया गया है? तो वो किया गया है किन्हीं को नहीं, इनमें से वो द्रौपदी मुर्मू को किया गया है। किनको? द्रौपदी मुर्मू को, जो राष्ट्रपति हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किनको तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द अवार्ड ऑफ तिमोरे लेस्ते से सम्मानित किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू को। हाल ही में अशोक सीमाउंट चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज आदि से नए नामकरण किया है। इसकी अवस्थिति है, तो इसकी अवस्थिति है हिंद महासागर में। हाल ही में अशोक सीमा माउंट माउंट चंद्रगुप्त रीज और कल्पतरु रीज आदि से नए नामकरण किए हैं। कहाँ है? तो हिंद महासागर में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को मंजूरी दी है। इस योजना में कुल कितनी राशि निवेश की जाएगी? तो 10 लाख करोड़ रुपया। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को मंजूरी दी है। इसमें कुल कितनी राशि? 10 लाख करोड़ रुपया। कदम्ब शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो गोवा से। कदम्ब शिलालेख गोवा से प्राप्त हुआ है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखी गई है? तो वो है 33। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखी गई है? 33। क्लाइमेट रेजिलियंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे क्लाइमेट रेजिलियंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट के अनुसार बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वर्ष 2070 तक कितना बढ़ेगा? तो वो बढ़ेगा 5.2 गुना। कितना बढ़ेगा? तो 5.2 गुना। क्लाइमेट रेजिलियंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट के अनुसार बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वर्ष 2070 तक कितना बढ़ा? तो 5.2। अब सत्य कथन का चयन करिए। तो इसमें से सत्य कथन दोनों ही हो जाएगा कि ONGC यानी तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने समस्तीपुर बिहार में 2 खोजपूर्ण कुओं को ड्रिल करने की योजना बनाई है। तो समस्तीपुर बिहार में 2 खोजपूर्ण कुओं को ड्रिल करने की योजना बनाई है। उपरोक्त संबंध में गंगा बेसिन में बिहार में पहली ड्रिलिंग वर्ष 2024 में की जाएगी। उपरोक्त संबंध में गंगा बेसिन में बिहार में पहली ड्रिलिंग वर्ष 2024 में की जाएगी। बिहार के पहले खेल मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है जितेंद्र कुमार राय को। बिहार के पहले खेल मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जितेंद्र कुमार राय को। गगन अंतरिक्ष मिशन के संबंध में विकसित बहुउद्देशीय ऐप सखी को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो वो विकसित किया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। गगनयान अंतरिक्ष मिशन के संबंध में विकसित बहुउद्देशीय ऐप सखी किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो वो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो इस तरीके से ये वाला सेट खत्म हो गया। अब इसी में हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में 16 से 31 अगस्त तक का। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं 16 से 31 अगस्त के बीच के क्वेश्चंस। तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बहुत सारे। अब यहाँ से जो इतना भी PDF मिलेंगे कुछ ना कुछ इसमें लोचा रहता ही है, थोड़ा बेगाड़ी कर दिया गया है, स्टाफ के द्वारा एडिट हो दिया था स्टाफ के द्वारा। हाल ही में इसरो ने भू अवलोकन उपग्रह EOS 8 लॉन्च किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें संबंधित सभी कथन क्या हैं? सही हैं। तो फिर से क्वेश्चन को समझिए कि हाल ही में इसरो ने भू अवलोकन अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह EOS 8 लॉन्च किया गया। इससे संबंधित 3 कथन सही हैं कि इस उपग्रह को SSLV D3/EOS 8 मिशन के तहत लॉन्च किया गया। ठीक है, तहत लॉन्च किया गया। दूसरा है कि इसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान D3 की मदद से लॉन्च किया गया। ठीक है, D3 की मदद से क्या किया गया? लॉन्च किया गया। यह उपग्रह पृथ्वी के वृत्ताकार निम्न कक्षा में 37.4 डिग्री के कोण पर पृथ्वी का चक्कर लगाएगा।
कितना का चक्कर लगाएगा? तो 37.4 डिग्री के कोण पर पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में नए रामसर साइट को अधिसूचित किया गया है, इससे संबंधित कूट का सही कूट का मिलान करने कह रहा है। तो देखिए सही कूट क्या होगा? नंजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, ये बिल्कुल ही क्या है? सही है। बाकी काजू बेली पक्षी अभयारण्य केरल में नहीं, तमिलनाडु में। और तवा जलाशय उत्तर प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में। तो नंजरायन, नंजरायन कहाँ? तमिलनाडु। और काजू बेली कहाँ? तो तमिलनाडु। तवा जलाशय मध्य प्रदेश। मित्र शक्ति मित्र शक्ति अभ्यास के 10वें संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करके इसमें सही कथन के बारे में बताएं। तो इसमें केवल दूसरा सही होगा मित्र शक्ति अभ्यास के बारे में, क्योंकि भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास ये 10वां संस्करण नहीं, बल्कि नेपाल के साथ नहीं बल्कि श्रीलंका के साथ ये 10वां संस्करण था। और मित्र शक्ति अर्ध शहरी इलाकों में विद्रोहों की रोकथाम और आतंकवाद रोधी अभियानों पर आधारित एक वार्षिक अभ्यास है। ठीक है। अगला प्रश्न चौथा, हाल ही में कैलिफोर्नियम को बिहार में जब्त किया गया। कैलिफोर्नियम, इससे संबंधित तथ्यों पर विचार करें और सही कूट के बारे में बताने कह रहा है। तो इसमें से सब क्या है? कैलिफोर्नियम से सही है। कैलिफोर्निया को बिहार में जब्त किया गया। यह एक सफेद सिंथेटिक रेडियोधर्मी तत्व है। क्या है ये? एक सफेद सिंथेटिक रेडियोधर्मी तत्व है। दूसरा, इसकी परमाणु संख्या कितना है? 98। कैलिफोर्नियम की परमाणु संख्या कितना है? तो 98। तीसरा, स्टेनली थॉमसन, केनेथ स्ट्रीट सहित वैज्ञानिक की एक टीम के किए गए प्रयोगों के दौरान कैलिफोर्नियम की खोज की गई थी। तो ये बात सही है कि स्टेनली थॉमसन, केनेथ स्ट्रीट सहित वैज्ञानिकों की एक टीम ने के किए गए प्रयोगों के दौरान कैलिफोर्नियम की खोज की गई थी। ग्रीन टग ट्रांजिशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। ठीक है, सब के सब क्या है? सही है। किसके बारे में? तो ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के बारे में। ये केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा शुरू किए गए ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम एसओपी से भारत में हरियाली को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा शुरू किए गए ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम एसओपी से भारत में हरियाली को बढ़ावा मिलेगा। जीटीटीपी का पहला चरण 1 अक्टूबर 2024 को शुरू होगा। तो जीटीटीपी का पहला चरण 1 अक्टूबर 2024 को क्या होगा? शुरू होगा और 31 दिसंबर 2027 तक जारी रहेगा। जीटीटीपी का पहला चरण 1 अक्टूबर 2024 को शुरू होगा और 31 दिसंबर 2027 तक जारी रहेगा। और जीटीटीपी का लक्ष्य मौजूदा डीजल संचालित टगों को शून्य उत्सर्जन टगों से बदलना है। जीटीटीपी का लक्ष्य मौजूदा डीजल संचालित टगों को शून्य उत्सर्जन टगों से बदलना है। केप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग हाल के समाचार पत्रों में चर्चा का कारण बना हुआ था। इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण इनमें से कोई नहीं था। ठीक है, केप ऑफ गुड होप क्यों बना हुआ था चर्चा में? तो वो इसलिए बना हुआ था कि भारत से यूरोप को ईंधन का निर्यात अब सुएज नहर रूट के बजाय, जो पहले सुएज नहर से जाता था, भारत का व्यापार होता था, अब केप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग से किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि लाल सागर में जहाजों का सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण ऐसा किया जा रहा है। अगला प्रश्न 7 नंबर कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 16 अगस्त 2024 को हुआ था और इसमें गलत कूट के बारे में बताना है। तो इसमें से पहला गलत है कि तेलुगु फिल्म आटम था। ये तेलुगु फिल्म आटम नहीं, बल्कि ये मलयालम फिल्म है। कैसा फिल्म है? तो मलयालम फिल्म है, मलयालम। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? तो मलयालम फिल्म आटम। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 16 अगस्त 2024 को हुई थी। संबंधित में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती। पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम ने निम्नलिखित में से किस रेशम के लिए
ओइको टेक्स प्रमाणन प्राप्त किया है? तब वो एरी सिल्क को। पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम ने निम्नलिखित में से किस रेशम के लिए ओइको टैक्स प्रमाणन प्राप्त किया है? एरी सिल्क। विश्व के सबसे पुराने कैलेंडर की खोज निम्नलिखित में से किस देश के प्राचीन स्थल गोबेकली टेपे में की गई है? तो वो की गई है तुर्की। विश्व के सबसे पुराने कैलेंडर की खोज निम्नलिखित में से किस देश के एक प्राचीन स्थल गोबेकली टेपे में की गई? तुर्की। चौथी भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित किया गया? तो वो आयोजित किया गया हनोई वियतनाम। चौथी भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित किया गया? हनोई वियतनाम। तीसरा, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का थीम निम्नलिखित में क्या रखा गया है? तो सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। सशक्त भविष्य के लिए एक ग्लोबल साउथ रखा गया है। ठीक है, तो तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? तो सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ है। अब कौन सा कथन सही है ये बताने कह रहा है, तो इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। कह रहा है भारत और सिंगापुर ने अपने संबंधों को इन लार्ज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से आगे बढ़ाने की घोषणा की है। तो ये सिंगापुर के साथ नहीं बल्कि मलेशिया के साथ। कहाँ? मलेशिया के साथ। तो भारत और मलेशिया ने अपने संबंधों को इन लार्ज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से आगे बढ़ाने की घोषणा की है। और थाईलैंड ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया है। तो थाईलैंड नहीं बल्कि मलेशिया। मलेशिया जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया है। अब आप लोग को गलत कथन बताने कह रहा है, तो इसमें से डी गलत हो जाएगा, बाकी बाकी सब सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि डॉक्टर फगन सिंह कुलस्ते को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। माने एससी और एसटी के अध्यक्ष कौन हो गए? समिति के एससी एसटी समिति के कौन हो जाएंगे अध्यक्ष? तो समिति के अध्यक्ष हैं फगन सिंह कुलस्ते। और बैजंत पांडा को पब्लिक अंडरटेकिंग समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो बैजयंत पांडा को पब्लिक अंडरटेकिंग समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और केसी वेणुगोपाल को पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केशु वेणुगोपाल को पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष घोषित किया गया है। भविष्य हाल के समाचार पत्रों में चर्चा का कारण बना हुआ था। ये किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो एक पेंशन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से संबंधित है। भविष्य हाल के समाचार पत्रों में चर्चा का कारण बना हुआ था, यह संबंधित है एक पेंशन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से। निम्नलिखित कथनों पर आप लोग को विचार करना है और उपरोक्त में से कथन सही है। तो देखते हैं कि कौन से कथन सही है। तो इसमें से सब कथन सही है कि 15वां वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान एकीकृत योजना विज्ञान धारा के क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित परिव्यय 10,579.84 करोड़ रुपया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गतिविधियों के आयोजन, समन्वय और संवर्धन के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से किस देश में ईस्टर्न इक्वीन इंसेफेलाइटिस वायरस की उपस्थिति में इस खतरे में और वृद्धि हो गई है? तो वो कहाँ हो गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्नलिखित में से किस देश में ईस्टर्न इक्वीन इंसेफेलाइटिस वायरस की उपस्थिति में इस खतरे में और वृद्धि हो गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। कृष्ण गमन पथ नामक धार्मिक पथ सर्किट का निर्माण किन दो राज्यों द्वारा किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान द्वारा मिलकर कृष्ण गमन पथ नामक धार्मिक पथ सर्किट का निर्माण किया जा रहा है। डिनायल ऑफ सर्विस हाल ही के समाचार पत्रों में सुर्खियों में बना हुआ है। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था कि एक प्रकार का साइबर हमला था
जो डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के हो रहे ऑडियो साक्षात्कार को बाधित किया। तो डिनायल ऑफ सर्विस हाल के समाचार पत्रों में सुर्खियों में बना हुआ था। इसका कारण क्या था? तो एक प्रकार का साइबर हमला था जो डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के हो रहे ऑडियो साक्षात्कार को बाधित किया। हाल ही में ब्लू मून की घटना देखी गई। इससे संबंधित में से सही कथन आपको बताना है ब्लू मून के बारे में। तो ब्लू मून एक महीने में होने वाली दूसरी पूर्णिमा है। तो ब्लू मून एक महीने में होने वाली दूसरी पूर्णिमा। अगला ब्लू मून 21 मई 2026 को होगा। अगला ब्लू मून याद रख लीजिए 21 मई 2026 को। फरवरी माह में कभी भी ब्लू मून नहीं हो सकता। फरवरी माह में कभी भी ब्लू मून नहीं हो सकता। 22 अगस्त 2024 को निम्नलिखित में से किस संस्थान का 130वीं वर्षगांठ मनाई गई? तब वो कौन था? तो वो था नटाल इंडियन कांग्रेस। नटाल इंडियन कांग्रेस 22 अगस्त 2024 को निम्नलिखित में किस स्थान का 130वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो नटाल इंडियन कांग्रेस। विद्युत क्षेत्रक के लिए 3 ऑनलाइन पोर्टल्स लॉन्च किए। वे पोर्टल्स निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो वो पोर्टल तीनों ही तीन हैं, ये चौथा नहीं है। ठीक है, विद्युत क्षेत्रक के लिए 3 ऑनलाइन पोर्टल्स लॉन्च किए गए हैं। वो पोर्टल्स हैं ड्रिप्स पोर्टल, ड्रिप्स जल विद्युत डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट पोर्टल, जल विद्युत डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट पोर्टल, और तापीय परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए पोर्टल, तापीय परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए पोर्टल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में 700 मेगावाट क्षमता हाल ही में 700 मेगावाट क्षमता वाले स्वदेशी काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की चौथी इकाई ने पूरी क्षमता से कार्य करना शुरू किया। इससे संबंधित तथ्यों में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? ये वाला गलत है कि इस रिएक्टर में ईंधन के रूप में संश्लेषित यूरेनियम किया गया। ये संश्लेषित नहीं बल्कि नेचुरल यूरेनियम यूज किया गया। ठीक है, कौन सा यूरेनियम यूज किया गया? तो नेचुरल यूरेनियम यूज किया गया। बाकी सब इसमें क्या है? सही है। कह रहा है कि हाल ही में 700 मेगावाट क्षमता वाले स्वदेशी काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की चौथी इकाई ने पूरी क्षमता से कार्य करना शुरू किया, और इसमें ईंधन जो यूज किया गया वो नेचुरल यूरेनियम यूज किया गया। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की चौथी इकाई दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की चौथी इकाई दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर है। इस रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। ये भी सही है कि रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। भारी जल का फॉर्मूला जानते होंगे D2O, ड्यूटोरियम ऑक्साइड। नेचुरल रिएस्टोरेशन लॉ यानी कि प्रकृति पुनर्स्थापना कानून लागू करने वाला प्रथम संगठन या समूह निम्नलिखित में से कौन है? तो ये कौन है दोस्तों? ये ब्रिक्स है। कौन है? तो ब्रिक्स है। तो प्रकृति पुनर्स्थापना कानून लागू करने वाला प्रथम संगठन कौन है? तो ब्रिक्स है। हाल ही में सिबलुच ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई। वर्तमान में यह ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश की अधिकार सीमा में है? तो वो कहाँ है? रूस में। सिबलुच ज्वालामुखी कहाँ हुआ? तो रूस में हुआ। सिबलुच कहाँ हुआ? तो रूस में। अब बताना है सही कुट के बारे में। किसके बारे में? तो रासायनिक आपदाओं के बारे में। तो बताइए इसमें सही कुट क्या है? देखिए, आंध्र प्रदेश में अनकापल्ली विस्फोट सॉल्वेंट हुआ। तो आंध्र प्रदेश में अनकापल्ली हुआ विस्फोट सॉल्वेंट। चेन्नई में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। चेन्नई में अमोनिया गैस। और विशाखापट्टनम में वाइजक गैस रिसाव हुआ। विशाखापट्टनम में वाइजक गैस रिसाव हुआ। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निम्नलिखित में से कितने फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया है? तो 156 दवाइयों पर। कितना? 156 दवाई। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निम्नलिखित में से कितने फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाइयों पर लगाया प्रतिबंध? 156। जल जीवन मिशन के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें और विचार करके सही कथन बताएं।
तो इसमें से सही कथन है जल जीवन मिशन के बारे में कि इसकी शुरुआत 2019 में हुई। जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में। उद्देश्य क्या था कि 2024 तक लक्ष्य रखा गया था कि सभी ग्रामीण परिवारों को चालू अवस्था में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना। तो जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या था कि 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को चालू अवस्था में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना। 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति प्रति 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। 8 राज्य और 3 के यूटी में 100% ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्राप्त हुआ। कितने राज्य में? तो 8 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी में। 190 जिला को और 2.28 लाख गांवों में ने हर घर जल का दर्जा प्राप्त कर लिया। 190 जिला और 2.28 लाख गांव ने हर घर जल का दर्जा प्राप्त कर लिया। हाल ही में भूवैज्ञानिकों को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए हैं। निम्नलिखित में किनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो थे प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी। हाल ही में 21 भूवैज्ञानिकों को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए हैं। निम्नलिखित में से किनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को। भारत सरकार ने निम्नलिखित में किन राज्यों के 60 उचित दर की दुकानों को जन पोषण केंद्रों में बदलने के लिए पायलट परियोजना की शुरुआत की है? तो वो किया है 1 और 2 मैंने गुजरात और राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। भारत सरकार ने निम्नलिखित में किन राज्यों के 60 उचित दर की दुकानें को जन पोषण केंद्रों में बदलने के लिए पायलट परियोजना की शुरुआत की है? तो गुजरात और राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। 23 अगस्त 2024 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया गया। प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? तो 23 अगस्त को। बोल रहा है कि इसकी उपलब्धि मनाया जा रहा है, मैंने यह दिवस निम्नलिखित में किस उपलब्धि के लिए मनाया जा रहा है? तो वो मनाया जा रहा है विक्रम लैंडर की चंद्र सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में। तो 23 अगस्त 2024 को प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिवस निम्नलिखित में किस उपलब्धि के लिए मनाया जा रहा है? तो वो मनाया जा रहा है विक्रम लैंडर के चंद्र सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में। हाल ही में किस राज्य में वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो की पहचान की गई? यह एक दुर्लभ स्थिति को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है मेघालय। हाल ही में किस राज्य में वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो की पहचान की गई? मेघालय में। 32 निम्नलिखित में से किस पोर्टल के माध्यम से पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ऐसे किसी भी विदेशी पशुओं को पंजीकृत कराने से संबंधित नवाचार को अपनाया है? तो वो अपनाया है परिवेश 2.0। निम्नलिखित में से किस पोर्टल के माध्यम से पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ऐसे किसी भी विदेशी पशुओं को पंजीकृत करने से संबंधित नवाचार को अपनाया है? तो परिवेश 2.0। हाल ही में वाटर स्पाउट की घटना निम्नलिखित में किस देश में देखी गई है? तो इटली में। हाल ही में वाटर स्पाउट की घटना इटली में देखी गई है। भारत के निम्नलिखित में किस देश के साथ हाल ही में 5 वर्षीय कार्य योजना को लागू करने पर सहमत हुए हैं? तो वो सहमत हुए पोलैंड। भारत ने निम्नलिखित में किस देश के साथ हाल ही में 5 वर्षीय कार्य योजना को लागू करने में सहमत हुए हैं? पोलैंड। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत वाराणसी में स्वच्छ नदियों के लिए स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना की स्थापना की गई है। तो वो कहाँ की गई है? भारत और डेनमार्क में। तो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत वाराणसी में स्वच्छ नदियों के लिए स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना भारत और डेनमार्क में।
विश्व की पहली mRNA लंग कैंसर वैक्सीन का ट्रायल यूरोप में शुरू हुआ। विश्व की पहली mRNA लंग कैंसर वैक्सीन का ट्रायल यूरोप में शुरू हुआ। यह वैक्सीन निम्नलिखित में किन देशों से संबंधित है? तो वो संबंधित है सभी देशों से, इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड, तुर्की, अमेरिका, हंगरी, स्पेन। तो mRNA लंग कैंसर वैक्सीन का ट्रायल यूरोप में शुरू हुआ। कहाँ कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में, जर्मनी में, पोलैंड में, तुर्की में, अमेरिका में, हंगरी में, स्पेन में। बिहार के किस शहर में नीतीश कुमार कुमार ने राज्य की पहली खेल अकादमी और बिहार के खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो राजगीर में। कहाँ? राजगीर में। बिहार के किस शहर में नीतीश कुमार ने राज्य की पहली खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? राजगीर में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए बिहार के कितने शिक्षकों को चयन किया गया है? तब वो चुना गया है, दो शिक्षकों को चुना गया है। ठीक है, अब ये कौन कौन दोनों हैं जो आप लोग याद करके रखिए दोनों। एक तो आप लोग याद करिए मधुबनी जिला से संबंधित है। कौन जिला से? मधुबनी जिला से। और स्कूल का नाम होगा शिव गंगा बालिका हाई स्कूल। शिव गंगा बालिका हाई स्कूल। तो शिव गंगा बालिका हाई स्कूल, बताइए कौन कौन लोग मधुबनी के हैं और कौन कौन लोग शिव गंगा बालिका हाई स्कूल में पढ़ रखे हैं? क्योंकि वहाँ एक टीचर है जिनका नाम है मीनाक्षी कुमारी। कौन है? मीनाक्षी कुमारी। तो बताना है आप लोग को कि कौन है शिव गंगा बालिका हाई स्कूल से, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के, और वो वहाँ के टीचर हैं मीनाक्षी कुमारी, जिनको राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार मिल गया है। और दूसरा आप लोग बताइए कितने लोग कैमूर जिला से हैं? कैमूर जिला से। और कैमूर जिला में आप लोग कितने लोग सिकंदर कुमार सुमन स्कूल में पढ़े हैं? सिकंदर सॉरी तुरहानी न्यू प्राइमरी स्कूल, सॉरी तुरहानी तुरहानी न्यू प्राइमरी स्कूल में कितने लोग पढ़े हैं? और यहाँ के किनको दिया गया है? तो सिकंदर कुमार सुमन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। बिहार के किस स्थान पर गौतम अडानी के स्वामित्व वाली अडानी सीमेंट ने एक नई सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई स्थापित करने की 1600 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा किया है? बारसलीगंज में। बारसलीगंज नवादा में। बिहार के किस स्थान पर गौतम अडानी ने स्वामित्व वाली अडानी सीमेंट ने एक नई सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई स्थापित करने की 100 करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा की है? तो बारसलीगंज। अब आप लोग को 40 नंबर में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें सभी कथन क्या है? सही है। कि भारत ने अपना पहला रिन्यूएबल हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो भारत ने अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट RHUM-1 लॉन्च किया। RHUM-1 माने पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, मतलब जाएगा और वापस आएगा भी। रॉकेट को तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से विकसित किया। ठीक है, किसके साथ सहयोग से विकसित किया दोस्तों? तो वो विकसित किया RHUM-1 रॉकेट को तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से। और इसका प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? तो थिरुविंदई से किया गया, चेन्नई के थिरुविंदई से किया गया। मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल करके इसे लॉन्च किया गया। कौन से लॉन्चर का? मोबाइल लॉन्चर का। पतन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय ने निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में सागरमाला कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास कर रहा है? तब वो कर रहा है लोथल। पतन पोतन परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय ने निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में सागरमाला माला कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास कर रहा है? तो लोथल। ऑल इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिएटिव इकोनॉमिक का आरंभ निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा किया गया है? तब वो किया गया है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ऑल इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिएटिव इकोनॉमिक का आरंभ निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया गया? तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बैंडिकूट मिनी नामक रोबोट के निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया जेन रोबोटिक इनोवेशन के द्वारा बैंडिकूट मिनी नामक रोबोट का लॉन्च किया गया है। देश में वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मार्च 2026 से पूर्व तक देश में वामपंथ उग्रवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य मार्च 2026 से पूर्व तक। राष्ट्रीय हरित अधिकरण
एनजीटी ने लीगेसी वेस्ट और अनुपचारित राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने लीगेसी वेस्ट और अनुपचारित सीवेज का प्रबंधन करने में विफल रहने के कारण निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है? तो वो पंजाब है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने लीगेसी वेस्ट और अनौपचारिक सीवेज का प्रबंधन करने में विफल रहने के कारण निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है? पंजाब। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा ने लड़कियों के विवाह की कानूनी आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने वाला विधेयक पारित किया है? तो वो पारित किया है हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा ने लड़कियों के विवाह की कानूनी आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने वाला विधेयक पारित किया है? हिमाचल प्रदेश। हिलचोल नाम से अपनी ओरल कोलेरा वैक्सीन लॉन्च निम्नलिखित में से किस निजी कंपनी द्वारा किया गया है? तब वो कंपनी है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक हिलचोल नाम से अपनी ओरल कोलेरा वैक्सीन लॉन्च निम्नलिखित में से किस निजी कंपनी द्वारा किया गया? तो भारत बायोटेक। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य के मुख्यमंत्री के अभियोजन हेतु हेतु जांच की मंजूरी दे दी है? तो वो मंजूरी दे दी है कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य के मुख्यमंत्री के अभियोजन हेतु जांच की मंजूरी दे दी है? कर्नाटक। हेमा समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस मामले में संबंधित है? तो वो मामला है मलयालम सिनेमा में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित। हेमा समिति की रिपोर्ट किस मामले से संबंधित है? तो मलयालम सिनेमा में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित। विश्व संस्कृत दिवस 2024 कब मनाया गया? 19 अगस्त को। विश्व संस्कृत दिवस 2024 कब मनाया गया? 19 अगस्त को। तो इस तरीके से दोस्तों अगस्त तक का करंट अफेयर समाप्त। अब मिलेंगे बहुत ही जल्द सितंबर और अक्टूबर को लेकर। तो लेते हैं आप लोग से विदा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।